Hello everyone, this is Zahra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट जैन मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हुए मैं पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। पहला क्वेश्चन कि हम कहाँ से लेक्चर्स देखें, हमारे लेक्चर का क्या रिसोर्स होना चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी कोचिंग्स तो फॉलो कर ही सकते हो, उसके साथ साथ जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उनके बारे में मैं बताऊंगी। मैं आपको दो चैनल रिकमेंड कर रही हूँ, एक फिजिक्स वाला अलग पांडे सर, दूसरा वेदांतु पे अरविंद अरोड़ा सर के वीडियोस। तो ये मैं दो चैनल्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस एक चैनल पे अवेलेबल हैं, दूसरे पे नहीं है। अगर आपको एक कोई टॉपिक है उस पे आपको उसके वीडियोस आपको एक चैनल पे नहीं मिलते हैं तो आप दूसरे वाले पे चेक कर लेना। दोनों चैनल मिला के सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, ये चीज मैंने चेक करी है, ठीक है। और वो लेक्चर्स बहुत क्वालिटी लेक्चर्स हैं, आप उनको आराम से कर सकते हो, इंटरेस्टिंग भी है, समझ में भी आएगा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं टीचर्स और सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर सेकेंड चीज आती है नोट्स बनाना। अब नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो नोट्स बनाने में पहले जो हम लोग प्राइमरी नोट्स बनाते हैं उसमें कुछ ट्रिक नहीं होती है। उसमें जितनी भी चीजें टीचर्स बता रहे हैं वो आपको सारी चीजें लिखनी है, सारी चीजें कॉपी में नोट डाउन करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है क्योंकि बुक्स में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग पहले जब बचपन में क्या करते थे कि टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखवा देते थे, हम लोग उसको नोट करते थे और हम लोग कुछ और सोच रहे होते थे, दिमाग हम लोग का कहीं और होता था। तो अब आपको वैसे नोट्स नहीं बनाने हैं, अब आपको उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। जब आप नोट्स लिख रहे हो तो उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया तो आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप कोई लाइन लिख रहे हो, थ्योरी लिख रहे हो, तो आपको उसको इमेजिन करना है उस टाइम पे। और अगर कोई फॉर्मूला है तो आपको कोशिश करना है कि आप उसी टाइम उसको याद कर लो जब आप लिख रहे हो। तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जितना भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो प्राइमरी नोट्स में सारी चीजें लिखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। हाँ, और जो दूसरा क्वेश्चन था कि जब बुक्स में चीजें ऑलरेडी गिवन है तो नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। तो देखो जो नोट्स होते हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं। बुक्स में आप पढ़ोगे, बुक्स में आप रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी से रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप नोट से रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी आप क्विक रिविजन कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही सिंप्लीफाइड चीजें होती हैं और एकदम सिस्टमैटिक वे में वो लिखी हुई होती हैं। इसलिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी कहाँ से पढ़े, तो देखो थ्योरी के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थ्योरी के लिए आपके नोट्स सफिशिएंट होते हैं जो आप लोग नोट्स बनाते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि आपको एक एक लाइन याद करनी है। उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। तो अगर आपने वो नोट्स पढ़े हुए हैं तो वो सफिशिएंट है। उसमें ऐसा अगर आपकी कोई एनसीईआरटी की लाइन रह भी जाती है तो इतना कोई लॉस नहीं होगा। तो क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते हैं जो 11th-12th में जिन्होंने एनसीईआरटी देखी भी नहीं होती है, फिर वो ड्रॉप ईयर में कर रहे होते हैं तैयारी, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं कहूंगी कि अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स को अच्छे से तैयार कर ले तो वो सफिशियंट होगा। बस उनको ये बात ध्यान रखनी होगी, एक चीज चेक करना होगा कि उनके जो नोट्स हैं वो उसने सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक 11th की केमिस्ट्री में एक एलिमेंट्स की नेमिंग वाला पार्ट है, एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, तो अक्सर टीचर्स उसको कवर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत आसान है, नहीं आएगा है जो भी। अक्सर टीचर्स उस टॉपिक को, उस एलिमेंट की नेमिंग वाले टॉपिक को कवर नहीं करते हैं। लेकिन वो नीट में आया था इस बार भी और पहले भी आ चुका है। तो इसलिए आपको ये चेक करते रहना है कि कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं जो टीचर ने कवर ना किया हो लेकिन एनसीईआरटी में दिया हो। अगर ऐसा है तो वो टॉपिक आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। और कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री हो गया। सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल ही आते हैं। तो वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है टीचर ने पढ़ाया हो, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया हो, लेकिन हो सकता है कोई लाइन उससे मिस हो गई हो। लेकिन उसकी तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको एक एक लाइन ही पढ़नी पड़ेगी। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री आपको पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है। तो स्क्रीन पे मैं एक सीक्वेंस डिस्प्ले कर रही हूँ। ये जो सीक्वेंस है ये मैंने खुद बनाया है।
कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए किन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री मैंने बताया, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और फिर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जो उसका सेल और बैटरी वाला थ्योरेटिकल वाला पार्ट है उसको आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लो। मतलब जो मेनली फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल वाला पार्ट है उसको आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है थ्योरी के कुछ पॉइंट्स टीचर जो है वो मिस कर दें। लेकिन जहां से जिन पोर्शन से न्यूमेरिकल आता है उसको अगर आप एनसीईआरटी की लाइन नहीं पढ़ते हो, लेकिन लेक्चर से कॉन्सेप्ट समझते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। फिर न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें? सो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक प्राइमरी बुक रखनी होगी जिसको आपको सॉल्व करना है और उसके सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उसको आपको अच्छे से रिवाइज भी करके रखना होगा। तो वो बुक जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो मैं आपको एन अवस्थी सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन एन अवस्थी जो है उसमें कई लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो लेवल 1 उसमें दिया हुआ है आप उसको जरूर सॉल्व करना। उसके क्वेश्चन मैंने देखे हैं, वो आपके लेवल के हैं, थोड़ा सा जैसे नीट में आते हैं उसे हल्का सा लेवल हाइयर है, ताकि आप अच्छे से चीजें समझ सको। तो उसको जरूर सॉल्व कर लेना, उसको लेवल 1 उसका आपके लिए जरूरी है करना, ठीक है। फिर उसके अलावा आप जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर सॉल्व करना। जैसे कि मैं कहती हूँ कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। हो सकता है कि कोई आपको एडवाइस दे रहा हो कि ऐसे तैयारी करो, इस लेवल की पढ़ाई करो, यहाँ से पढ़ो, हो सकता है वो आपको सही ना लगे या वो सही ना हो, लेकिन जब आप खुद से देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको जो खुद से एक्सपीरियंस होगा ना, वो उस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आप खुद भी सेटिस्फाइड रहोगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी, ठीक है। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैं फिंगर टिप्स और प्रीवियस ईयर कर लूं तो क्या सफिशिएंट रहेगा? तो मैंने फिंगर टिप्स देखी, उसमें मुझे बहुत उसको सफिशिएंट नहीं लगा। मुझे उसमें कुछ 100 के आसपास क्वेश्चंस हर चैप्टर में दिए हुए हैं, तो वो मुझे कम लगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगता है उनको करने में, कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए वो मुझे बुक थोड़ा सही नहीं लगी। और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो मुझे एकदम नीट जैसा लगा, एकदम आसान सा, बहुत आसान लेवल लगा। सो वैसे क्वेश्चन तो आप नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, वैसे क्वेश्चन आपको उसमें मिल ही जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा लेवल हाई लेके चलना जरूरी होता है, ताकि जो नीट के क्वेश्चन है वो आप बहुत कम टाइम में एकदम कॉन्फिडेंट होकर आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको जरूर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत थोड़े से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है, इसलिए उनको छोड़ना बिल्कुल मत, उनको जरूर सॉल्व करना। फिर जो एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन हैं तो वो आप कर सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन मैंने नहीं किए थे, मैंने पर्सनली नहीं किए थे और मुझे उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं लगती है। लेकिन आप अगर आप कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी आप जितना ज्यादा कर पाओ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप कर लेना। फिर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने चाहिए, क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए या क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए? सो वो देखो, मैंने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स प्राइमरी बुक से अपना कर लो, फिर नीट के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो और फिर जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह दोगे उसमें सॉल्व करते रहो। तो देखो, क्वालिटी पे तो फोकस करना ही करना है, क्वालिटी तो बहुत जरूरी है कि जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसा ही आपका लेवल होना चाहिए, वैसी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितना आप मैनेज कर पाओ कि उतना अच्छे से करो, वो आपको आना चाहिए, उतना आप रिवाइज भी अच्छे से कर लो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बार कर लिया उसके बाद आप दोबारा उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो जितना करो उतना अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक क्वांटिटी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और क्वालिटी तो ऑब्वियसली जरूरी ही है। फिर क्वेश्चंस को क्या बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, कि हमें एक चैप्टर के क्वेश्चंस को बार बार लगाने की जरूरत होती है? तो ये चीजें काफी हद तक आप पे डिपेंड करती हैं। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि मुझे लगता था कि ये चैप्टर मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं इतनी आसानी से उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, तो मैं उसको और रिवाइज करती थी। जिस चैप्टर को लगता था कि एक बार में करके ही आ गया आसानी से, कुछ है ही नहीं इसमें, तो उसको ज्यादा रिवाइज नहीं किया। तो वो आप पे डिपेंड करता है, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए उसके बाद आप मत करो उस चैप्टर को, लेकिन जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि आपको अभी नहीं आता है, तो आप उसको कोशिश करो, रिवाइज कर लो, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि आधा करने से कोई फायदा नहीं है, अगर आपने अच्छे से नहीं किया है और उसमें अपनी टाइम एंड एनर्जी लगाई भी है
और फिर आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, नेगेटिव कर दो। तो जितना करो उसको अच्छे से तैयार करो। फिर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सीक्वेंस मैंने एक बनाया है, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे रही हूँ, आप देख लो। तो सीक्वेंस जो है वो सबसे पहले मैं कहूँगी मोल कॉन्सेप्ट करो, क्योंकि एकदम बेसिक है वो और काफ़ी जगह यूज़ होने वाला है इसका। तो मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफिकल्टी आती है स्टार्टिंग में, लेकिन आप उसको अच्छे से तैयार कर लो एक बार। फिर मोल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें सॉल्यूशंस में अप्लाई करो, मतलब सॉल्यूशंस कर लो उसके बाद। ये ड्रॉपर्स के लिए बेसिकली, क्योंकि 11th-12th वालों को तो अपने क्लास के हिसाब से ही करना होता है, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं तो फिर सॉल्यूशन कर लो, ताकि मोल कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें सीखी हैं वो सॉल्यूशंस में अप्लाई हो जाए और सॉल्यूशंस में एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग मैंने एक सीक्वेंस तैयार किया है और मैंने कोशिश की है कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने चैप्टर्स रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि जो बेसिक्स बनाते हैं बाकी चैप्टर्स का, वो आप स्टार्टिंग में करो। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग में रखे हैं मैंने, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर पाते हैं, बाद में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, रिवीजन भी करना होता है, तो लास्ट में चैप्टर्स उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा वेटेज वाले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनका यूज़ ज़्यादा होना है उनको स्टार्टिंग में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने एक सीक्वेंस बनाया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कर लूँ, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी आना है। अगर आप अभी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फिजिक्स भी आपको आसानी से आ जाएगी, फिजिक्स वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप आसानी से कर लोगे। थर्मोडाइनमिक्स स्टार्टिंग में कर लो। सो मैंने ये सीक्वेंस बनाया है अपने हिसाब से, तो अगर आपको सही लगे तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैंने इस सीक्वेंस से नहीं किया था, इस हिसाब से नहीं किया था, मुझे जो कोचिंग में कराया गया था मैंने उस हिसाब से ही किया था, लेकिन ये मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं जैसा कि पहले भी कह चुकी हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप तब बना पाते हो जब आप अच्छे से तैयार करते हो टॉपिक्स को, और आप टेस्ट देते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपको खुद आइडिया लगने लग जाता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इस फॉर्मूले पे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप उनको एक कॉपी में लिख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसके लिए अपनी एक शॉर्ट नोट्स की जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं उसको एक टेलीग्राम पे चैनल बनाकर अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना, उससे आपको एक हिंट मिल जाएगी। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मेरे जैसे कॉपी कर लेना है, आपको अपने हिसाब से बनाना है, आपको मेरे से अच्छे बनाना है, आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करके बनाना है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने कैसे बनाए थे, तो आप वो देख लेना। फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला कैसे याद करें, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलाज कैसे याद रखें। सो देखो फॉर्मूला हमेशा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन किसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो एक फॉर्मूला कई बार यूज होता है, तो आपको ये याद हो जाएगा उसी टाइम पे। और अगर नहीं भी हो पाता है तो आप एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो फॉर्मूलाज, और जब कोई टेस्ट होने वाला है टेस्ट से पहले रिवाइज कर लो, तो आपको याद रहेगा। टेस्ट में आप करके आ जाओगे, टेस्ट में अप्लाई करोगे, फिर वो आपको याद होगा। फिर इसी तरह थ्रू आउट द ईयर आप लोग बहुत सारे टेस्ट दोगे, सो जब टेस्ट में वो सारी चीजें अप्लाई करोगे, टेस्ट से पहले फॉर्मूला रिवाइज करोगे, टेस्ट में कर आओगे, तो आपको याद हो ही जाएगा। और अगर तब भी नहीं होता है तो आप फॉर्मूला कॉपी बना के रखी हुई है आपने, सो एग्जाम से पहले जब लास्ट के 10 डेज बचते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम में। तो लास्ट टाइम में कई बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ज्यादा रटने वगैरह की कोशिश नहीं करनी है, ज्यादा मगअप नहीं करना है चीजों को, फॉर्मूला वगैरह। इस टाइम पे समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सीखो कैसे अप्लाई करना है। लास्ट में जब टाइम बचता है तो उस टाइम पे उतना एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं करते हैं हम, तो उस टाइम पे आप कई बार फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। फिर तीनों पार्ट्स को कैसे मैनेज करें। सो देखो पहली चीज तो केमिस्ट्री देख के लगता है कि फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बहुत वास्ट है, लेकिन एक्चुअल में केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप एक कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ोगे, दूसरे चैप्टर में आप उसी को अप्लाई करोगे, दूसरे चैप्टर में भी वही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट को ही ले लो, सोल्यूशन में यूज होगा, रिडॉक्स के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कई जगह आएगा, और जीओसी पढ़ोगे तो पूरी ऑर्गेनिक में उसका यूज होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक सब लिंक है आपस में। सो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि सब अलग अलग है, आपको अलग से तैयार करना है। बहुत सारे एक चैप्टर तैयार करोगे तो दूसरे में हेल्प मिल जाएगी आपको। तो आप जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से तैयार करो। देखकर लगता है केमिस्ट्री वास्ट, लेकिन सब लिंक होगा, सब रिवाइज होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर इफेक्टिव रिविजन कैसे करें। सो सबसे पहले मैं कहूंगी कि इफेक्टिव रिवीजन के लिए जो चीजें आपने, जो लेक्चर आपने देखा है एक पर्टिकुलर दिन, उस दिन उसके नोट्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि टीचर ने जब क्लास में पढ़ाया है तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको नहीं पता थी, उसने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बताई हैं और वो बहुत अच्छे से उसने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। फिर अगर आप उस दिन आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, अगले दिन के लिए रख दोगे, तो आप भूल जाओगे टीचर ने क्या बताया था और आप अपने हिसाब से जो आपने लिखा है उस बेसिस पे कॉन्सेप्ट बनाने लग जाओगे, टीचर्स की बातें भूल जाओगे। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है कि टीचर ने कुछ कहा था, हम कुछ और समझ रहे हैं, तो हम फिर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं रह जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि टीचर ने जो चीजें पढ़ाई हैं, टीचर ने जो चीजें एक्सप्लेन करी हैं, जिस तरीके से टीचर ने चीजों को आपको समझाया है, आप उसी तरीके से उसको कैप्चर करो। उसके लिए उस दिन उन चीजों को रिवाइज करना और रिकॉल करना कि टीचर ने कैसे बताया था इन चीजों को, वो बहुत जरूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। फिर आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द उसको सेकेंड टाइम पे अगले दिन या उसके बाद आप उन्हीं नोट्स को फिर से एक बार रिवाइज करो। जब सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको काफी प्रॉब्लम हो रही होगी, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तो उनको जरूर मार्क कर लो और फिर उनको सिर्फ उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। फिर उसमें आपको कोई डिफिकल्टी लग रही हो तो उसको फर्दर आप हाईलाइट कर लो। देखो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पूरा चैप्टर है, हमको पूरा समझ में आ गया वो अच्छे से, लेकिन उसका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें कंफ्यूजन थी। तो जब आप उसको रिवाइज करते हो तो हर बार आपको उस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम जरूर होती है। मतलब आप उसको कई बार रिवाइज करो तब भी उस टॉपिक में जो कंफ्यूजिंग टॉपिक था उसमें आपको प्रॉब्लम जरूर होती है। वो आपका सबसे ज्यादा टाइम ले जाता है रिविजन का। तो इसलिए वैसे टॉपिक्स को थोड़ा अलग से टाइम निकाल कर बार बार रिविजन करके अच्छे से तैयार कर लो, ताकि जब आप पूरा रिवाइज करो तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए। क्योंकि जो मेजर टाइम जाता है वो हम लोग का उन टॉपिक्स में जाता है जिसमें हम लोग को डिफिकल्ट लगते हैं, जिसमें हम स्टक होते हैं। तो उनको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देकर, एक्स्ट्रा टाइम निकालकर उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो ये होते हैं इफेक्टिव रिविजन के टिप्स। बाकी आप कुछ जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी अच्छी बात है। मेरे एक टीचर है, वो बेसिकली पीजी की तैयारी कराते हैं, नीट की, तो उनकी पोस्ट मैंने देखी थी। उन्होंने लिखा था रीड लेस रिवाइज मोर। तो वो बात मुझे बहुत सही लगी। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो रिवीजन ही बहुत कम करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। और मैं क्या करती थी कि रिवीजन भी करती थी, पढ़ती भी थी, लेकिन ऐसा नहीं करती थी कि रिवीजन ज्यादा हो। पढ़ती ज्यादा थी, रिवीजन उससे कम ही होता था। लेकिन उन्होंने बोला रिवाइज मोर, और ये बात सही है, ऐसे करके देखो। और आप देखोगे कि जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर, एक टॉपिक को बहुत बार रिवाइज करके बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, तो वो टॉपिक आगे कहीं भी आएगा, बहुत बार आएगा, तो आपकी स्ट्रेंथ बना रहेगा। आप देखोगे उसको, खुश हो जाओगे उसको, और फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसलिए रिवीजन करके एक टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।